नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतियोगिता दर्पण के इस सीरीज में, जहां पे हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन बुक को हम लोग एक-एक करके मंथ वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, जैसे रिसेंट में बिहार दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, वहां पे करंट अफेयर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी का सोर्स क्या है? तो प्रतियोगिता दर्पण सीरीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बुक है वो करंट अफेयर के लिए अपने आप में वीवीआई बुक है या फिर कंपलसरी बुक है, इसको फॉलो करना ही चाहिए। जो हिंदी भाषी दोस्त हैं वो हिंदी वाले मैगजीन कवर करेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले कवर करेंगे। बट यहाँ पे जो मैं एमसीक्यू रखूंगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। चलिए हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। उससे पहले मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके मन में जो कुछ भी डाउट आ रहा होगा उसको हम लोग पहले ही क्लियर कर दें, जिससे कि आप फ्री माइंड के साथ पूरे क्लासेस में बने रहें। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ये देखना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में प्रतियोगिता दर्पण से अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्यों बनते हैं करंट अफेयर के लिए। क्योंकि ये एक ऐसी मैगजीन है, एक ऐसा बुक है जो किसी भी पॉइंट को मल्टी डायमेंशनल कवर करती है। यानी कि जो भी पॉइंट पकड़ेगा उसको पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाएगा। इसीलिए ऐसे चांसेस रहते हैं कि उस पॉइंट से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बुक से बन सके। इसीलिए बुक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाउट पे आते हैं। जो कुछ डाउट होगा उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। क्योंकि अगर हम लोग थ्योरी वाइज जाते हैं तो वो काफी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। और क्या करेंगे आप कि आप बुक को पढ़ना तो स्टार्ट करेंगे बट बीच से छोड़ करके चले जाएंगे, दूसरे बुक में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में या फिर बहुत एक्साइटमेंट के साथ में आप पीडी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट 2 4 10 पढ़ने के बाद क्या होता है कि आप दूसरे बुक में चले जाते हैं या फिर ऑनलाइनर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं उसको यहाँ पे इंटरेस्टिंग और एमसीक्यू के फॉर्म में ट्राई किया है। दूसरा क्या, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है, यानी कि आपको कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, इरिलेवेंट होते हैं। कोई भी बुक में जो डेटा वाला बुक है, जो करंट का बुक है, उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, बट उतने सारे डेटा पे मुझे जाना नहीं है। लाखों लाख डेटा होते हैं, उतने सारे डेटा का हम लोग क्या करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हर रिलेवेंट पॉइंट को जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उसको वो टच करेगा, एक कोर्स टच करेगा। कैटेगरी वाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखो प्रतियोगिता दर्पण को इस तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले क्या होता है, नेशन दिस मंथ होता है कैटेगरी, उसके बाद वर्ल्ड पे आते हैं, फिर स्पोर्ट्स पे आते हैं। जो भी छोटे-छोटे कैटेगरी होंगे, सब कैटेगरी होंगे, उनको हम लोग एक ही क्लास में करने का कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि 5 से 6 क्लासेस में पूरा का पूरा मैगज़ीन 1 महीने का कवर हो जाए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे लेकर के आएँगे। यहाँ उससे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन ट्रेंड में है, किस तरीके का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पॉइंट से या फिर उस टॉपिक से पूछा गया है। तो वो चीज़ क्या करेगा, आपको आत्मविश्वास दिलवाएगा और आपको सैटिस्फैक्शन होगा कि नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे। क्लासेस का ड्यूरेशन 2 आवर के अप्रोक्स होगा, जिसमें कि हर एक क्लास में हम लोग 70 या फिर 75 क्वेश्चन के आसपास करने की कोशिश करेंगे। साथ में 25 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, उसके साथ में आपको 200 प्लस कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जुड़े होते हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2025 का पीडी का मैगजीन एमसीक्यू के फॉर्म में। आते हैं आज हम लोग पहले एमसीक्यू के ऊपर, जो कि है Which two fast petrol vessels were launched by the Indian Coast Guard at Goa Shipyard Limited on 24 अक्टूबर 2025। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 अक्टूबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन से 2 फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो फास्ट पेट्रोल वेसल के ऊपर है, यानी कि क्या काम करेगा, पेट्रोलिंग का काम करेगा। पुलिस पेट्रोल करती है ना लैंड वगैरह पे, जो आप पुलिस देखते होंगे, उसी तरीके से सी में यानी कि समुद्र में भी हमारा बाउंड्री होता है, उसको भी पेट्रोल करना जरूरी है। बहुत सारे वहां से क्या होते हैं, सामान का एक्सपोर्ट होता है, तो उस कारण उसको हमें सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास कौन सा एजेंसी है, कौन सा हमारा संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारा क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इन्हीं को 2 फास्ट पेट्रोल वेसल दिया गया है, यानी कि फास्ट है मतलब कि वो तेजी से चलेगा,
और पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है। तो कौन सा है वो? अजीत है एंड अपराजित है, अजीत एंड अपराजित है। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम ले लिया है जिससे आपको ये समझ में आए, या फिर क्लिक करें कि हाँ इस तरीके का पिक्चर हम लोगों ने देखा था वहां पे। साथ में ही मैंने मैगजीन का कटिंग भी ले लिया है कि आपको भरोसा हो सके कि हाँ ये पीडी का ही क्वेश्चन है, कहीं पे गुरुजी ने हमको घुमा नहीं दिया है, अपने मन से कुछ भी नहीं बना लिया है, ठीक है। उस तरीके से हम लोगों ने काम किया है। तो कौन सा है? अजीत है एंड अपराजित है। अब आपको लग रहा होगा कि सर शिप का नाम हमको याद करवा रहे हैं, इतने सारे जहाज होते हैं, पूछा जाता है क्या एग्जाम में? तो अभी आप देखें, इसीलिए मैंने आपको क्या किया था, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया था ताकि आपको ये मैं विश्वास दिला सकूं कि हाँ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा गया है, हालांकि टाइम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, बट देखो कि क्या चीज पे पूछा गया है। नेम द इंडिजिनसली बिल्ट पेट्रोल वेसल कमीशन्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन सितंबर 2018 पूछा गया है ना, पेट्रोल वेसल पे पूछा गया है। यहाँ पे स्पेलिंग शायद इसका गलत है, PATROL होगा, ठीक है। देखिए उस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो वेजल है उसके नाम का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मत समझना कि हाँ सर इतने सारे वेजल होते हैं, उनका नाम याद करने में मुझे फायदा होगा या फिर नहीं होगा। पूछा गया ना, तो अजीत एंड अपराजित याद रखना है हमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है ब्रह्मोस के ऊपर। द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ब्रह्मोस मिसाइल वाज फ्लैग्ड ऑफ इज लोकेटेड एट विच प्लेस अंडर द यूपी डिफेंस कॉरिडोर। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा केंद्र, जहां से स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को रवाना किया गया, किस स्थान पर स्थित है? कहां पे? लखनऊ में है। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इसका ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे असेंबल किया जाता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट बना करके हमारे सेना को दिया जाता है। यहाँ पे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ये इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है, समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है कि आपको ये भी देखना होगा, या फिर जो लोग करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये कि सर ये जो न्यूज है वो कब का है? वो मई 2025 का है। मई 2025 में ही इसका क्या हुआ था? इनॉग्रेशन हुआ था। बट एक क्वेश्चन या फिर ये जो पॉइंट है वो अक्टूबर 2025 वाले मैगजीन में क्यों दिया गया है 6 महीने बाद? तो वो इसलिए दिया गया है दोस्तों, क्योंकि पहले मई में तो क्या हुआ था, इसका ये जो सेंटर था वो उसका इनॉग्रेशन हुआ था हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा। बट अक्टूबर में क्या हुआ है, यहाँ से जो पहला बैच है ब्रह्मोस का फाइनल होकर के फ्लैग ऑफ किया गया है, समझ रहे हैं ना। मई में इसका इनॉग्रेशन हुआ, उसके 6 महीने बाद अक्टूबर में यहाँ से हमारा जो पहला बैच है ब्रह्मोस मिसाइल का वो फ्लैग ऑफ किया गया, इसलिए खबर फिर से न्यूज में आ गया। तो आपको इस तरह की कोई भी चीजों ट्रेंड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो लखनऊ में बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखो कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक में रहता है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर जी योगी जी का है इमेज ब्रह्मोस के साथ में। ओरिजिनल ब्रह्मोस नहीं है, ये केवल क्या है आपका सिंबल के तौर पे वहां पे रखा गया है एंट्री गेट पे। तो यहाँ पे देखो कि जो ब्रह्मोस है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप इतना ही पढ़ करके छोड़ देंगे तो वो एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं होगा। तैयारी आपको ऐसे करना है कि हाँ ब्रह्मोस का चर्चा हो रहा है तो ब्रह्मोस क्या है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक है, कितने इंजन इसमें लगते हैं, इस तरीके की तमाम चीजें जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़े थोड़े हम लोग उसको भी कवर करेंगे और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा सारी चीजें आपको पूरी कवर होती जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है कि ब्रह्मोस इज ए शॉर्ट रेंज रामसेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मैंने बोला कि आपको कोई भी मिसाइल पढ़ते हैं तो उसके साथ में जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ना कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बल्कि ये क्रूज मिसाइल है, इसलिए हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझो कि बैलिस्टिक और क्रूज में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलिस्टिक मिसाइल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है दोस्तों वो लंबी दूरी के लिए ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्रूज मिसाइल, उसको हम लोग इसके कंपेरिजन में कम दूरी के लिए यूज करते हैं। इसका जो स्पीड होता है बैलिस्टिक का वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि पहले स्पेस में जाएगा उसके बाद नीचे की तरफ आएगा।
यहाँ पे थोड़े से समझ लो आप, हल्के-हल्के मैंने कोशिश किया है कि उस पॉइंट को टच किया जाए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको टच करना बहुत ज़रूरी है। क्रूज और बैलिस्टिक के बीच में मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ। बैलिस्टिक देखो कैसे जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे कोई टारगेट है, यहाँ पे मान लो कि ये कोई टारगेट है, कोई सिटी है जिसको कि हम लोग क्या करना है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना है और यहाँ पे हमारा क्या है, लॉन्च पैड है। तो बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले स्पेस में जाएगा ऊपर की तरफ और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है दोस्तों, वो क्या करेगा कि अर्थ सरफेस से ज़्यादा ऊँचा नहीं जाएगा, 100 किलोमीटर के आसपास तक ही इसका ऊँचाई रहेगा और वो इस रफ्तार से जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे समझो कि ये स्पेस में जा रहा है, तो स्पेस में जाने के लिए स्पीड क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिज़न में। साथ ही साथ में अब यहाँ पे देखो कि जो क्रूज मिसाइल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट क्यों बोलते हैं? इसका मतलब हुआ कि एक बार फायर कर दो, उसके बाद भूल जाओ, वो जाकर के टारगेट को अटैक करेगा ही। मतलब इसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसमें आसमान में भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होने का सिस्टम रहता है। यानी कि अगर ये जो टारगेट है वो मूव भी करने लग जाए, आपने क्या कर दिया, मिसाइल को लॉन्च कर दिया, उसके बाद में अगर ये जो टारगेट है हमारा वो मूव भी करने लग जाए, तो वो उसको पीछा करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, एयर में ऑटोमेटिक कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो भी टारगेट को अटैक करना है, उन सभी चीज़ों का, इसका लोकेशन हो गया, इसका डेटा हो गया, उसको यहीं लॉन्च के समय या फिर लॉन्च से पहले मिसाइल में फिट कर दो। वो उसके हिसाब से जाएगा। उसमें एयर में यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल का सिस्टम ना के बराबर रहता है। लेकिन यहाँ पे एयर में ऑटोमेटिक कंट्रोल रहता है। यहाँ पे आपको सारा कुछ लॉन्च के समय या फिर लॉन्च से पहले फिट करना होता है। बट ये अपने हिसाब से, टारगेट के हिसाब से एयर में कंट्रोल करके घूमती हुई टारगेट को भी अच्छे से प्रिसाइज वे में मार सकता है। हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो है वो कहाँ पे जाता है, स्पेस में जाता है। तो अगर कोई चीज स्पेस में जा रहा है, तो जो ऊपर में सैटेलाइट होते हैं, वो स्पेस वाले ऑब्जेक्ट को जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो चीजें क्या होगी, इनके पास में होगी। मान लो कि यहाँ पे क्या सैटेलाइट है, स्पेस में सैटेलाइट होता है ना, यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे सैटेलाइट है। अब ये चीज इसके पास में जा रहा है, सैटेलाइट के पास में जा रहा है स्पेस में, तो सैटेलाइट क्या करेगा, इसको इजिली डिटेक्ट कर लेगा, बैलिस्टिक मिसाइल को। बट ये नीचे नीचे जा रहा है और सैटेलाइट क्या है, यहाँ पे है, तो सैटेलाइट हमारे नीचे की चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसके कंपेरिजन में डिटेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए पॉइंट बनता है कि जो क्रूज होता है उसको हम लोग हार्ड टू डिटेक्ट बोलते हैं सैटेलाइट वगैरह के द्वारा, लेकिन इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्पेस में जाता है और वहां पे उसके निकट में सैटेलाइट वगैरह रहते हैं, उसको डिटेक्ट करके जो सामने वाला जो टारगेट रहता है उसके कंट्री को या फिर जो भी उसे कंट्रोल करता है उसको जानकारी दे देगा। स्पीड इसका ज्यादा होता है, नो कंट्रोल आफ्टर बूस्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ये स्पेस में जाता है काफी हाई, लेकिन ये पैरेलली अर्थ के पैरेलली चलता है। क्लियर हो गई चीजें? थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम लगा, बट आपके पास इतने सारे पॉइंट्स आ गए। सोचो, ब्रह्मोस के संदर्भ में आपके पास 5 से 7 पॉइंट आ गए कि ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है, साथ में क्या हो गया, ये बहुत लंबी दूरी का मिसाइल नहीं है कंपेरिजन टू बैलिस्टिक। उसके साथ में क्या हो गया कि इसका स्पीड क्या रहता है, बैलिस्टिक से कम रहेगा। उसके साथ में आपको ये भी पॉइंट मिल गया कि ये अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसके साथ में आपको ये भी पॉइंट मिल गया कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो सारी चीजों को आपने सीख लिया। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इसको बोलते हैं दोस्तों, कि अगर आपने कोई पॉइंट को उठाया तो उसके साथ में जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है उसके साथ में आप आगे बढ़ो। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मोस इज ए शॉर्ट रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब कि इसका जो रेंज था स्टार्टिंग में वो 300 के आसपास था, उसको बढ़ा करके 400 के आसपास किया गया है। तो 300 किलोमीटर के आसपास के जो मिसाइल को शॉर्ट रेंज बोलते हैं। सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ, इसका जो स्पीड है वो 1 to 2 मैक के बीच में रहेगा। हाइपरसोनिक का मतलब उसका स्पीड 5 मैक के आसपास रहेगा या फिर 5 मैक से ज्यादा रहेगा। तो सुपरसोनिक है और नहीं कि हाइपरसोनिक है। इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट एंड लैंड। बिल्कुल सही है कि आप इसको जमीन से, एयर से या फिर पानी से, कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो 1 and 2 सही है। तीसरा हमारा गलत है, 1 and 2 ओनली। तीसरा गलत क्यों है?
क्योंकि ये बैलिस्टिक नहीं क्रूज मिसाइल है। तो इस तरीके से चीजों को आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि तैयारी जब भी करनी है तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी पॉइंट को उठाओ तो वहां से जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था एग्जाम हॉल में ऐसा भी पूछा जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 का है, बट मैंने आपकी आंखों को भरोसा दिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो मैंने क्या बताया कि ब्रह्मोस क्या है, क्रूज है, सुपरसोनिक भी है। यहाँ पे जो आकाश और पृथ्वी है वो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है और एक क्रूज मिसाइल है। तो इस तरीके से चीजों को आपको देखना है कि हाँ, ऐसे एग्जाम में पैटर्न बनता है क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मोस के बारे में एक चीजें हम लोगों ने सीखी कि भाई उसका सेंटर कहाँ पे बना है तो लखनऊ में खत्म हो गया, नहीं। उसके साथ में और भी पॉइंट होते हैं। ब्रह्मोस वगैरह जो मिसाइल या फिर सैटेलाइट, इस तरीके की चीजें हमेशा करंट में ही होती है, आप इसको स्टैटिक में नहीं काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इट इज ए 2 स्टेज मिसाइल। बिल्कुल सही है, ये 2 स्टेज में काम करता है। थोड़े से हम टाइम लेंगे और मैं दोनों स्टेज को इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला स्टेज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बूस्टर फेज, और यहाँ पे बूस्टर इंजन काम करता है। स्टार्टिंग में जब लॉन्च करते हैं तो इसके स्पीड को बढ़ाना रहता है, क्योंकि सुपरसोनिक है तो स्पीड कितना होना चाहिए, 1 से 2 मैक के बीच में होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के दौरान इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बूस्टर इंजन काम करता है, और जैसे ही स्पीड एक बार पकड़ लेगा उसके बाद जो बूस्टर इंजन है जिसको बूस्टर फेज बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, इस मिसाइल से अलग होकर के जमीन पे आ जाएगा। दूसरा जो इंजन होता है वो रामजेट इंजन बोलते हैं उसको। वो एक बार स्पीड पकड़ लेगा और जब वो अर्थ सरफेस के पैरेलली फ्लाई करने लगेगा तब वहां पे काम करता है। ये कैसे काम करता है, ये तेजी स्पीड से जब ऊपर जा रहा होता है या फिर अर्थ के सरफेस में पैरेलली चलता है तो वो हवा उस दौरान क्या होती है, वो ये स्पीड जितना तेजी से आगे की तरफ जाएगा तो उसका स्पीड में जो उसके आसपास में जो हवा रहेगा वो भी उतना ही स्पीड पकड़ लेगा पीछे की तरफ। न्यूटन का थर्ड लॉ देखो, तो वो तेजी से जो हवा रहता है आसपास में उसको वो अंदर लेगा अपने इंजन में। उसके बाद उसको हाई फ्लेम पे, हाई प्रेशर पे उसको वहां पे आग लगवाया जाएगा। उसके बाद उसी हवा को, जो उसको बोलते हैं हम लोग कम्बस्टेबल एयर, उसको नीचे की तरफ, पीछे की तरफ निकाला जाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि कोई चीज का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो जितनी स्पीड से ये जो जलती हुई हवा है वो पीछे की तरफ निकलेगी, उतना ही स्पीड से ये जो मिसाइल है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ध्यान में रखना है कि जो रैमजेट इंजन है वो हवा में न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काम करता है। हवा को अंदर लेता है, उसको हाई प्रेशर पे आग लगवाता है कंबस्टन इंजन में, फिर उसको पीछे की तरफ तेजी से निकालता है और ये उसी चीज को वो आगे की तरफ आगे बढ़ाता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। हवा पीछे की तरफ निकलेगा तो मिसाइल क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब आप यहाँ पे भी देखते होंगे कि जो रॉकेट वगैरह होता है जब एयर से गुजर रही होती है, आप अपने छत पर से देखना, तो रॉकेट पीछे से क्या करता है, वो जलता हुआ आग फेंकता है, यानी कि हवा फेंकता है, और जो आपको वो उसका आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन बनाते हुए जाएगा। तो हवा पीछे की तरफ आ रहा है और मिसाइल या फिर रॉकेट है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो उसी सिद्धांत पे काम करता है। चलिए, तो 2 स्टेज हो गया इसका। उसके बाद इट ऑपरेट्स एट फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। बिल्कुल सही है, क्रूज मिसाइल है, फायर करो, लॉन्च करो और भूल जाओ, क्योंकि इसके हवा में भी ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकता है, इसके इंजन में वो सिस्टम रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे जो कि है, अब ये ब्रह्मोस 2 के ऊपर है। अभी वहां पे हम लोग ब्रह्मोस 1 को पढ़ रहे थे, अब ब्रह्मोस 2 भी डेवलप हो रहा है, किसके द्वारा, वही डीआरडीओ जो ब्रह्मोस 1 को डेवलप कर किया है उसी ने ब्रह्मोस 2 को भी डेवलप कर रहा है। तो किसके द्वारा है, किसका ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस। सबसे पहले ध्यान में रखो कि ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में और यहाँ पे मॉस्को रिवर रसिया में, ये दोनों के नाम पे इसको ब्रह्मोस रखा गया है, दोनों नदियों के नाम के ऊपर। कौन दो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, तो इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रसिया की तरफ से एनपीओएम। एनपीओएम, एम फॉर मशीनो एस्टोनिया, एनपीओएम, ये रसियाई कंपनी है और दोनों का ज्वाइंट वेंचर है डीआरडीओ और एनपीओएम का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कौन सा मिसाइल है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस 1 यानी कि ओरिजिनल वाला जो ब्रह्मोस है वो कौन सा है, सुपरसोनिक है,
और ब्रह्मोस 2 क्या होगा, हाइपरसोनिक होगा। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में ही है, ये अभी डेवलप नहीं किया गया है, मतलब अंडर प्रोसेस है। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या हुआ, इसका जो स्पीड है वो 5 मैक रहेगा, यानी कि पिछले वाला का स्पीड से ऑलमोस्ट डबल रहेगा। पिछले वाला का स्पीड कितना था, 1 से 2 के बीच में, और यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो डबल से भी ज्यादा रहेगा इसका स्पीड। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट SWC माहे। क्वेश्चन किसके ऊपर है, एंटी सबमरीन वारफेयर के ऊपर है। एंटी सबमरीन का मतलब क्या हो गया कि सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पर अटैक करेगा। शैलो वाटर क्राफ्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में एक क्राफ्ट नहीं जाएगा। शैलो का मतलब क्या होता है, छिछला। उसका नाम क्या दिया गया है, माहे दिया गया है। उस वारफेयर का क्या नाम दिया गया है, माहे, जो कि एंटी सबमरीन है, यानी कि सबमरीन पनडुब्बी को अटैक करेगा। उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि माहे इज एन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट में ही दिया गया है, ASWC, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। It is the first of 8 ASWC being built for the Indian Navy। बिल्कुल सही है, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा पहला ASWC है। कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पे कितने बनाने हैं, तो 8 बनाने हैं। टोटल कितने बनाने हैं, 8, और 8 में से पहला कौन सा है, माहे है। अभी 7 और बनाएगा, तो आपको आगे 7 नाम और देखने को मिलेंगे 2026-27 में। पहला नाम कौन सा है, माहे है, और 7 और बनाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप इस तरीके की चीजें पढ़ा रहे हैं, क्या माहे के ऊपर आएगा एग्जाम में? तो चलिए मैं इसको आपका जो डाउट है उसको भी दूर करता हूं, क्योंकि ये कोर्स मैंने इस तरीके से ही बनाया है कि आपकी कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहे। देखो इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही पूछा गया है। देखिए, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को पूछा गया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। देख रहे हैं ना, ASW यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन था, अरनाला था। और ये जो अरनाला है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये GRAC के द्वारा बनाया गया है। गार्डन रिच शिप एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, अरनाला को। तो देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है ना, और रिसेंट का ही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि आपको मैं बता सकूं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको स्किप नहीं करना है, और आपको ये भी नहीं सोचना है कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो देखो, अब एक पॉइंट यहाँ पे मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, जिस पॉइंट को आपको बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, और बहुत सारे आपको जहाजों के नाम यानी कि ASW एंटी सबमरीन वारफेयर के नाम आपको दिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उसको 8 बनाना है, ध्यान में रखिएगा। साथ में ही GRAC गार्डन रीच शिप एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा भी 8 बनाने हैं। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा भी 8 बनाने हैं, और GRAC के द्वारा भी 8 बनाने हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 8, 8, 16, और 16 किसको जाएंगे, तो इंडियन नेवी को जाएंगे। और ये सभी क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद ये देखो कि जो GRAC है वो अपने 3 बना चुका है। कौन कौन सा, एक अरनाला, दूसरा अंजदीप, और तीसरा एंड्रोथ। ये तीनों किसके हैं, गार्डन रीच एंड शिप इंजीनियर्स के ये तीनों हैं। तो ये जो है अपना 3 बना चुका है, बट कोचिन जो है वो अपना एक ही बनाया है, जिसका नाम क्या है, माहे। तो टोटल अभी 4 ही बने हैं, टोटल 12 और बनाने हैं, क्योंकि दोनों को कितना देना है, 16 देना है। समझ में आया ना आपको? GRAC के द्वारा 8 और कोचिन के द्वारा 8। कोचिन ने अपना एक ही बनाया है, माहे, जिसके बारे में क्वेश्चन था, और यहाँ पे GRAC 3 बनाना है, उसमें से एक अरनाला है, तो अरनाला के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था GRAC के द्वारा। 2025 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अरनाला के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सके आपको एंड्रोथ वगैरह पे या फिर माहे पे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। द इंडियन नेवी स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी ट्राइनेत्रा
recently inaugurated for testing naval weapon system is located at which place? नौसैनिक हथियार प्रणालियों का परीक्षण हेतु सबसे पहले देखो कि ये क्या है, ट्राइनेत्र। तो ये स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी है। फायरिंग फैसिलिटी मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन नेवी जो भी वेपन लेंगे उनको फायर करके क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, वही टेस्टिंग फैसिलिटी है। इस जगह पे वेपन को टेस्ट किया जाएगा। तो वो कहाँ पे बनाया गया है, विशाखापत्तनम में बनाया गया है, विशाखापत्तनम में बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। अब ये सब देखो, ये मैंने क्यों लिया है, ये पीडी का कटिंग है, डायरेक्टली वहां से मैंने इमेज लिया है। ये आपको नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन उसी मैगजीन का है, नहीं कि मैंने किसी भी चीज को उठा करके इधर उधर से क्वेश्चन बना लिया हो। आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस लेने के लिए या फिर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये सारे चीजों को मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, जो कि है द थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ एलसीए MK1। एलसीए क्या होता है, तेजस होता है, और MK1A क्या है, तो तेजस का जो ओरिजिनल में बना था उसका एडवांस वर्जन है। ये है ना यहाँ पे लगा हुआ ए फॉर एडवांस। ओरिजिनली क्या था, वो एलसीए MK1 था, लेकिन यहाँ पे उसका एडवांस वर्जन ए फॉर एडवांस वर्जन अब बन रहा है। रिसेंटली इन द न्यूज हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। हाल में खबरों में रही एलसीए MK1A की तीसरी उत्पादन लाइन किस स्थान पर उद्घाटित की गई है। तो कौन सा स्थान है, वो नासिक है। ये थर्ड प्रोडक्शन लाइन है, यानी कि तीसरी जगह पे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। पहला दोनों प्रोडक्शन कहाँ पे है, तो दोनों पहला बेंगलोर में है, लेकिन तीसरा कहाँ पे बना है, तो नासिक में बना है। अब क्यों बना है, कुछ मैंने पेपर कटिंग लिए हैं कि आप चीजों को रिलेट कर पाए। अब जब भी पेपर को पढ़ेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको डिफेंस वगैरह में देखेगी, तो आप उसको रिलेट कर पाए। पहला कटिंग देखो क्या है, ऐसे पूरी होगी 3.5 साल वाली डेडलाइन। तेजस ने 83 सॉरी हमारे एयरफोर्स ने 83 तेजस का ऑर्डर लिया था, लेकिन उसका डेडलाइन क्या हो रहा है, लैप्स कर रहा है। तो डेडलाइन लैप्स कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन तेजी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और प्रोडक्शन लाइन को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखो कैसे रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें 83 तेजस का ऑर्डर था, जिसका कि डेडलाइन जो था वो कब तक दिखा, डेडलाइन लिखा है क्या, एक सेकंड में केवल पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। इसी में फिर अगले महीने में डिलीवर कर दिखा। हाँ, अप्रैल 2029 तक का डेडलाइन है, ठीक है, लेकिन वो भी मिस करने के कगार पे है, मतलब मिस कर जाएगा जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। तो उनको तेजी से स्पीड करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे नासिक में तीसरा प्रोडक्शन लाइन बनाया गया। अब एक और कटिंग है, जब तीसरा प्रोडक्शन लाइन बन गया तो भी एक कटिंग है। देखो तेजस की फिर मिस होगी डेडलाइन, तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू होने के बाद भी कहाँ फंस रहा पेज। अब इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अब पेपर पढ़ेंगे तो आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे तेजस से। यहाँ तेजस के लिए स्पीड से प्रोडक्शन करने के लिए नासिक में तीसरा लाइन जोड़ा गया, बट फिर भी क्या हो रहा है कि हमारा पेज फंस रहा है और फिर भी डेडलाइन मिस होने के ही चांसेस है। अब तेजस है, जैसे ब्रह्मोस के ऊपर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में जुड़े हुए थे, उसी तरीके से आपको तेजस के ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि हर एग्जाम में उनके आने की संभावना रहती है। पहला देखो यहाँ पे क्या है, द इंडियन एयरफोर्स कमेमोरेटेड द 25th एनिवर्सरी ऑफ द मेजन फ्लाइट ऑफ बीच इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट ऑन 4 जनवरी 2026। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दोस्तों कि 4 जनवरी 2026 को कौन से इंडिजिनियसली डेवलप्ड फाइटर क्राफ्ट का 25वां एनिवर्सरी पूरा हुआ है, तो वो कौन सा है, तेजस है। यानी कि इसका प्रोडक्शन कब शुरू हुआ होगा, तो 1983 में, 1983। हाँ जी, तो हम लोग बिल्कुल सही हैं। मैंने बस क्या सोच रहा था यहाँ पे कि अगर 1983 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो अभी 25 ही साल कैसे हुए हैं। इसी को लेकर के दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, लेकिन हम लोग बिल्कुल सही है कि 1983 में जो तेजस का प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था और 2021 में पहली बार उसको उड़ाया गया था। इसीलिए उसका अभी कौन सा एनिवर्सरी हुआ, तो अभी 2026 में उसका 25वां एनिवर्सरी होगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे तेजस के ऊपर। पहला कौन सा
कि जो तेजस का प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 1983 में स्टार्ट हुआ था। उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पहली बार इसका मेडन फ्लाइट था वो कब सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया था, तो वो 2001 में स्टार्ट किया गया था। यानी कि 83 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और 2001 में पहली बार इसको सक्सेसफुली उड़ा करके टेस्ट किया गया। तो ये दोनों चीज आपको दोनों डेट याद रखने हैं, खास करके 1983 वाला। बार-बार पूछा गया है कि तेजस जो प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया है, तो 1983। तो यहाँ पे जनवरी 2026 में इसका 25वां एनिवर्सरी था मेडन फ्लाइट का, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, क्योंकि अभी जनवरी की ही बात हो रही है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे, जो कि है, थोड़े से पेन को ले लेता हूँ यहाँ पे। Which indigenous radar system developed by DRDO in 2025 is designed to enhance the capabilities of Tejas MK-1A aircraft? हो रहा है कि DRDO के द्वारा वो कौन सा रडार को डेवलप किया गया है 2025 में, जो कि तेजस MK-1A के साथ में यूज किया जाएगा। अब ये समझो कि रडार को हम लोग फाइटर क्राफ्ट के साथ में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रडार का क्या काम होता है, वो सामने वाला जो दुश्मन का प्लेन है या फिर फाइटर जेट है, वो उसका लोकेशन पहले ही से पता कर लेगा, और जो हमारी जिस प्लेन में, जिस फाइटर क्राफ्ट में वो इंटीग्रेटेड रहेगा, उसको वो सारी जानकारी दे देगा कि हाँ, एनिमी का जो फाइटर जेट है वो इतने किलोमीटर पे है, इतना बड़ा है और इस लोकेशन पे है, इसकी तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो रडार का होना फाइटर क्राफ्ट में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रडार का तो फाइटर क्राफ्ट होगा ही नहीं, उसको जो सामने वाले होंगे वो उसको उड़ा देंगे। तो रडार इसलिए होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा वो कौन सा रडार है जिसको तेजस के साथ में यूज किया जाएगा। वो कौन सा रडार है, वो उत्तम ऐसा रडार है, उत्तम ऐसा रडार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ऐसा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ऐसा का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ये फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। रिसेंटली DRDO has developed a missile named ESA. What is the full form of ESA? तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यूज किसके साथ में करेंगे, तो तेजस MK-1A के साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे। अब यहाँ पे रडार का बात था कि तेजस MK-1A के साथ में कौन सा रडार को यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे मिसाइल पे आते हैं कि तेजस MK-1A के साथ में कौन सा मिसाइल यूज किया जाएगा। अब ये भी जो है, ये जो चीज है, ये पॉइंट है, वो पीडी में नहीं दिया गया है, बट तेजस से जुड़े हुए है, और अभी रिसेंटली में ही ये पॉइंट को किया गया था, यानी कि जो मिसाइल था तेजस के साथ में, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, इसलिए इस यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सोशल मीडिया का कटिंग लिया है और फिर मैंने उसको वेरीफाई भी किया था, तो बिल्कुल सही है कि नवंबर में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तेजस, ऐसे वैसे यहाँ पे आपको जनवरी दिख रहा होगा, बट ये जो टेस्ट हुआ था वो नवंबर में हुआ था। तो देखो क्या है कि तेजस MK-1A हैज ऑफिशियली क्लियर्ड इट्स एयर टू एयर मिसाइल इन्वेलप सक्सेसफुल फायरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि तेजस MK-1A ने यहाँ पे एयर से एयर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है फायर करके। तो कौन सा मिसाइल यूज किया गया है, यहाँ पे अस्ट्रा MK-1 और आश्रम, तो ये दोनों मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसके ऊपर MCQ क्या है, तेजस MK-1A recently cleared its air-to-air missile envelope, which missile were validated for BVR and WVR combat respectively। वही क्वेश्चन है कि तेजस MK-1A ने अभी हाल में ही एयर टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, उसको फायर करके। तो कौन कौन से दोनों मिसाइल हैं, कौन से BVR हैं और कौन से WVR है। BVR का मतलब क्या हुआ, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि वो हम लोगों को ह्यूमन आई से नहीं दिखेगा, बट वो मिसाइल को दिख जाएगा। अगर कोई ऐसा टारगेट है जो बहुत दूरी पर है, जो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट वो चीज मिसाइल को दिख जाएगा और हम लोग से पहले ही वो उसको अटैक कर देगा, उसको BVR बोलते हैं। तो अस्ट्रा MK-1 क्या है, यहाँ पे BVR मिसाइल का यूज किया गया है तेजस MK-1 में। दूसरा WVR यानी कि विद इन विजुअल रेंज, यानी कि वो हमको भी दिखेगा और वो मिसाइल को भी दिखेगा। तो वो कौन सा मिसाइल है, वो है आश्रम। तो ये दोनों मिसाइल के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों, तो यहाँ से पॉइंट ये निकल करके आता है
कि MQ-1A के साथ में रडार कौन सा होगा, तो ऐसा रडार होगा, उत्तम ऐसा, और इसके साथ में मिसाइल कौन सा होगा, तो 2 मिसाइल होगा, एक BVR के लिए, एक WVR के लिए। BVR के लिए एस्ट्रा MK1, WVR के लिए आश्रम। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, जो कि है, थोड़े से हम लोग यहाँ पे ऑडियो और वीडियो को देख लेते हैं, सही चल रहा है। 15 पे आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तेजस MK-1A। ये भी तेजस में ही क्वेश्चन है। ये भी पहला स्टेटमेंट क्या है, तेजस MK-1A इज एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ इंडिजिनस तेजस फाइटर क्राफ्ट डेवलप्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बिल्कुल सही है, जो तेजस ओरिजिनली था उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है। यहाँ पे देख रहे होंगे ए फॉर एडवांस, पहले क्या था LCA MK-1 था, यहीं तक था, बट यहाँ पे ए जुड़ गया, यानी कि एडवांस वर्जन जुड़ गया। दूसरा क्या है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है या फिर किया गया है, तो हल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि तेजस MK-1A इज इक्विपाइड विद द एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उत्तम ऐसा रडार का यूज किया जाएगा, और ये जो रडार है ऐसा वो DRDO के द्वारा बनाया गया है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है। तीसरा क्या बोल रहा है कि तेजस MK-1A इज क्लासिफाइड एज द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। भी गलत है, हमारे पास सभी इंडिया में कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जो भी है वो 4.5G वाले हैं या फिर उससे कम वाले हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास जो सबसे एडवांस फाइटर कौन सा है, रफेल है, जो फ्रांस से हम लोगों ने लिया है, तो रफेल भी क्या है 4.5G है, 5G नहीं है। अभी तक 5G फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसा बोल सकते हैं कि 3 ही कंट्री में है, एक रसिया, चाइना और कौन सा, USA। रसिया में सुखोई 57 है, S-57, Su-57, और चाइना वाला शायद J-20 है। तो अभी कोई भी हमारे पास 5th जनरेशन नहीं है, इसीलिए हमारा एक गलत हो जाएगा। तो सही कौन से हैं, 1 और 2 है, केवल 1 और 2 है, ये गलत होगा। 5वीं पीढ़ी का कोई भी लड़ाकू हमारे पास नहीं है, हल के द्वारा बनाया जा रहा है और ऐसा रडार का यूज किया गया है। 16 पे आएंगे क्वेश्चन, Which organization leads the design and development of तेजस MK-2 फाइटर जेट। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़े से यहाँ पे देखो, तेजस था ओरिजिनली, MK-1 था, उसके बाद उसका एडवांस वर्जन MK-1A आया। अब इसका भी एडवांस वर्जन MK-2 क्या हो रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, अंडर मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बनाया जा रहा है। 27-28 तक शायद डेवलप हो जाए, अंडर प्रोसेस है, बट वो अभी क्या बोल सकते हैं कि अभी वो यूज में नहीं है, ना ही उसका इंडक्शन हुआ है, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही है। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो हल के द्वारा ही बनाया जा रहा है, हल एंड अड्डा के द्वारा। जहां पे भी तेजस की बात होगी तो सबसे पहले आपको हल ध्यान में रखना है कि हल के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। 17 पे आएंगे, एक डील पे है। अब यहाँ पे देखो तेजस के लिए एयरफोर्स और हल के बीच में 62,000 करोड़ का डील हुआ है। कहाँ पे, अगस्त 2025 में 97 तेजस के लिए, तेजस कौन सा, MK-1A के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि जो डील है सर, इस डील के ऊपर क्वेश्चन आता है क्या, इस डील को देखना, ध्यान में रखना जरूरी है क्या। बिल्कुल जरूरी है। अगर आप डील वगैरह को जो बड़े लेवल पे होते हैं, 62,000 करोड़ का डील है, करीब करीब 100 तेजस के लिए, तो आपको बड़े बड़े डील को ध्यान में रखने हैं जो रिसेंट में हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो डील के ऊपर ही 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में तेजस का ही डील के ऊपर ये डील हुआ था। उस समय 2021 का न्यूज है, 2021 के करंट अफेयर है, बट इसको मैंने केवल इसलिए लिया है कि आपको ये भरोसा हो सके कि सर जो बड़े बड़े डील होते हैं हमारी एयरफोर्स या फिर नेवी के बीच में, और जो वार या फिर एयर फाइटर क्राफ्ट वगैरह जो कंपनी बनाती है उसके बीच में जो डील होते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है। तो उस समय 83 तेजस का डील हुआ था 78,000 करोड़ में, ये दोनों सही हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ये 2021 का क्वेश्चन है। अभी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अभी 2025 में डील हुआ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितने तेजस के लिए हुए हैं, तो 97 के लिए हुए हैं। कितना अमाउंट का, 62,000 अमाउंट का। कौन से तेजस के लिए, तो MK-1A के लिए हुआ है। अभी क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग पूछ रहा है, थोड़े से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगस्त में 62,000 करोड़ रुपए में जो 97 MK-1A का डील किया गया है, तो उसके बाद हमारे एयरफोर्स में तेजस MK-1A की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 97 है, और ये जो क्वेश्चन है 2021 का, उसमें कितने हैं, तो 83 है। तो 97 और 83 कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, आप आगे जा रहे हैं, आप पीछे आइए। तो 97 और 83 कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ कितने हो गया, 180 हो गया। सबसे पहले ध्यान में आपको ये रखना है कि इतने बड़े बड़े अमाउंट के जो डील होते हैं उसको ध्यान में रखना है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 फाइटर क्राफ्ट है, समझ रहे हैं ना, कितना बड़ी बात है 100 फाइटर एयरक्राफ्ट का डील होना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े से हम लोग क्या करते हैं ना कि कंपेरिजन कर लेते हैं हम। MK1A अभी हमारा डिलीवरी हो रहा है, MK2 जो इसका एडवांस वर्जन है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसका डिलीवरी नहीं हो रहा है, और ये तो पहले का वर्जन था। तो थोड़े से कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। जो ओरिजिनल वाला था वो 4 जनरेशन का था, तेजस MK1A 4.5 का है, और MK2 भी क्या है, 4.5 का है। इंजन कौन सा यूज हो रहा है सभी में, तो पहले वाला में 404, दूसरे वाला में भी 404, और सबसे जो अभी MK2 बन रहा है उसमें 414 हो रहा है। ये इंजन कहाँ की है, तो इंजन अमेरिका की है। किस कंपनी के द्वारा अमेरिका का बनाया जा रहा है, तो GE जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इस इंजन को बनाया जाता है, और वो इंजन इंडिया परचेज करेगी और अपने फाइटर में लगाएगी। वीपन कैरिंग कैपेसिटी इसका 3.5 टन का वीपन कैरी कर सकता है, इसका 4 टन का और इसका 6.5 टन का। नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजन इंपॉर्टेंट है और दूसरा जनरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी तक। कॉम्बैट रेडियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़े से ध्यान में रखना है कि 300 किलोमीटर तक हवा में उड़ सकता है बिना रिफ्यूलिंग का, बिना फ्यूल का। इसका कैपेसिटी 500 किलोमीटर तक हो गया है और इसका अप्रोक्स 900 किलोमीटर तक हो गया है। रडार मैंने बता दिया, यहाँ पे उत्तम ऐसा रडार यूज होगा, ये भी ऐसा ही रडार यहाँ पे यूज होगा। पहले वाले में डोपलर रडार वगैरह यूज करते थे, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया वाला वर्जन है और DRDO के द्वारा अभी इसको डेवलप किया गया है 2025 में। मिसाइल के लिए मैंने बताया, यहाँ पे अस्ट्रा MK1 और आश्रम मिसाइल का यूज हो रहा है। तो अस्ट्रा MK1 कौन सा, BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि हमें देखने से पहले ही ये टारगेट को अटैक कर देगा। और ये क्या है, WVR है। WVR का मतलब विद इन विजुअल रेंज, यानी कि ये हमको भी दिखेगा और मिसाइल को भी दिखेगा। अब MK2 में कौन सा मिसाइल होगा अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग में ही है, बट इसके लिए यहाँ पे यूज हो चुका है, इसका क्या हो चुका है, इसका टेस्टिंग भी हो चुका है। यहाँ पे पाइथन और डर्बी मिसाइल यूज होता था MK1 में। क्वेश्चन अब आपको सबसे ज्यादा यहाँ से देखने को मिलेंगे, MK1A से देखने को मिलेंगे, इससे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्या हो चुका है, आउटडेटेड वर्जन हो चुका है, इसका एडवांस वर्जन आ चुका है। और इस पे क्वेश्चन अभी नहीं बन सकते हैं क्योंकि अभी आने वाला है, अभी ये बना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका तेजस MK1A है, इसके डेटा आपको ध्यान में रखने हैं। साथ में ही इंडिजिनस कंटेंट यानी कि मेक इन इंडिया का क्या है, थ्योरी है, तो उसी हिसाब से आपको इंडिजिनस कंटेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 50% थे, यहाँ पे करीब 60% थे, और यहाँ पे चांसेस है कि MK2 में 75% जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिजिनस होंगे। 100% तो नहीं हो सकता है क्योंकि इंजन तो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, USA से लेना ही पड़ेगा। इंजन बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इसमें 414, इसमें 404, 404। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, राफेल, MiG-29, तेजस MK1, या फिर MK1A भी बोल सकते हैं इसको, ये तो MK1 है ओरिजिनल वाला और ये इसका एडवांस वर्जन हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, पूछ रहा है कि तीनों में से कौन कौन से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। तो मैंने क्या बताया कि इंडिया में अभी 5th जनरेशन के क्राफ्ट नहीं आए हैं। जो हमारा सबसे एडवांस क्राफ्ट है फाइटर वाला राफेल, वो भी क्या है 4.5 जनरेशन का ही है। तो आंसर क्या होगा इसका, नन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 कहाँ गया यार, 17, चलिए 17 को गायब कर दिया गया है, तो हमें 18 पे ही आना पड़ेगा, हमारी क्या है, मजबूरी है। तो 18 पे आते हैं और 18 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तेजस MK2। तेजस MK2 के ऊपर क्वेश्चन है जो कि अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसको डेवलप किया जा रहा है इसरो के द्वारा, गलत है। इसको इसरो के द्वारा नहीं, हल के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। पूरे तेजस के जो तीनों हैं हमारे, ओरिजिनल वाले, एडवांस वाले और MK2 वाले, सभी को हल ही बना रहा है, इसरो नहीं बना रहा है।
तेजस MK2 कैन कैरी 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल साइमल्टेनियसली। सही है स्टेटमेंट। अभी वैसे MK2 को मैन्युफैक्चरिंग में ही है, बट डेटा जो है सही है, ये 8 मिसाइल को कैरी कर सकता है, BVR मिसाइल को, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इट इज पावर्ड बाय द शक्ति इंजन। ये गलत है दोस्तों। कैसे गलत है? इसको मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे 414 इंजन का यूज हो रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा। ये देखो टेबल कहाँ पे गया, देखिए यहाँ पे क्या है, F414 इंजन को यूज किया जा रहा है जी, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक USA के द्वारा। तो शक्ति इंजन का यहाँ पे बात ही नहीं है। तो तीसरा गलत है और पहला भी गलत है। सही क्या है? ओनली 2। इसका मिसाइल कैपेसिटी BVR के लिए कितना है? 8 है। इस डेटा को इंपॉर्टेंट रखेंगे। ओनली 2। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई चीज आप पढ़ें, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ में जुड़े, जो भी फैक्ट्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको साथ में लेकर के चलें, जिससे क्या हो कि चीजें बिल्कुल आपके माइंड में रिपीटिशन से क्या हो जाए, वो फिट हो जाए। अगर हम लोग ब्रह्मोस के बारे में इतने सारे पॉइंट्स को पढ़ा, तो अगर आगे मैं फिर से उसी पॉइंट्स को बताऊंगा तो वो चीजें क्या होगी, वो बिल्कुल आपके मेमोरी स्टैक में फिट होते जाएगा। उसी तरीके से अगर अगर आप तेजस के बारे में कहीं पे न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है वो ध्यान में आएगी। यहाँ सर ने बताया था कि 3 तरीके के तेजस हमारे पास होने को हैं। MK2 का डेवलपमेंट हो रहा है, हल के द्वारा बनाया जा रहा है, कौन कौन से इंजन यूज हो रहे हैं, कौन सा जनरेशन का कौन सा फाइटर क्राफ्ट है, कौन सा रडार का टेक्नोलॉजी है, कौन सा मिसाइल का टेक्नोलॉजी है। तो इन सारी चीजों को दोस्तों हम लोग को एक साथ में लेकर के इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है, जिससे कि चीजें बिल्कुल पैक्ट हो जाए और कॉम्पैक्ट हो जाए। 19 पे आते हैं। द यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्रीज UNTC चीफ कंक्लेव 2025 कंक्लूडेड एट बीच प्लेस। UNTC के बारे में पूछा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिव कंट्रीज। आप जानते होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वो बहुत सारे कंट्रीज में, जहां पे कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर कोई बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अभी आप लेबनान वगैरह देखो, वहां पे यूनाइटेड नेशन के सैनिक आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे 2-3 ग्रुप हैं और वो 2-3 ग्रुप आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। जब आप फॉरेन अफेयर पढ़ेंगे तो उन चीजों में इस तरीके की चीजों आपको बताई जाएगी कि कौन कौन से फॉरेन कंट्री में अभी टर्मोइल चल रहा है, अशांति चल रहा है, तो वहां पे चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया लेबनान का, कि वहां पे 2-3 ग्रुप है, एक हाउथी ग्रुप है, तो वो सारे ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन सरकार के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए सरकार जो होती है वहां का, वो जो कंट्री है वो UN के शरण में आता है और बोलता है कि महोदय आप अपने सैनिक से क्या कीजिए कि हमारे जो रिवोल्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आप उनको शांत करने का या कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। तो इसीलिए UN को सैनिक मेंटेन करना पड़ता है, ट्रूप्स मेंटेन करना पड़ता है। और UN सैनिक क्या करता है, खुद डेवलप नहीं करता है, वो जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनसे वो सैनिक सहायता के रूप में मांगता है। जैसे कुछ सैनिक इंडिया के चले गए 6000 सैनिक, बांग्लादेश के सैनिक कुछ 6000 के आसपास हैं, नेपाल के सैनिक है, तो उन सभी को ही यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स बोलते हैं। अभी कहाँ पे हुआ उन सभी का सम्मेलन? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। किसका सम्मेलन हुआ है? कि वैसे कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन में ट्रूप्स के फॉर्म में अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, तो वैसे कंट्रीज का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ब्लू हेलमेट का पूछा जाता है। ब्लू हेलमेट का पूछा जाता है। देखिए सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और जब क्वेश्चन पूछा गया था तो लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि हेलमेट क्या है, ब्लू हेलमेट क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो भी यूएन के सैनिक रहते हैं वो कौन सा किस कलर का हेलमेट पहनते हैं, तो वो ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं। उस पे क्या लिखा रहता है, यूएन लिखा रहता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये सभी यूएन ट्रूप्स हैं, तो इनके हेलमेट कैसे हैं, ब्लू हेलमेट है। तो इन्हीं को ब्लू हेलमेट बोला जाता है। जो ट्रूप होते हैं, जो सैनिक होते हैं, ब्लू हेलमेट पहनते हैं, इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, ब्लू हेलमेट बोलते हैं। कब से यहाँ पे आपको यूनाइटेड नेशन जो फोर्स है, सैनिक है, ट्रूप्स हैं, वो कब डेवलप किया गया था? पहली बार 1945 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो ये साल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी स्टैटिक में पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2 से 3 बार ही एग्जाम में पूछे गए हैं इसको। दिल्ली में हुआ सम्मेलन, उसके बाद ब्लू हेलमेट्स मैंने आपको बता दिया कि ब्लू हेलमेट्स कौन से हैं, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर ट्रूप्स हैं, सैनिक। 21 पे आते हैं।
According to SAI 2025, which was in the news recently, India wild elephant population has declined by what percent compared to the previous estimate? खबरों में रहे साई 2025 के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या पिछले आकलन की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 18% की कमी दर्ज की गई है, जो कि काफी ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, एक जो इतने कॉमन एलिफेंट है उनकी संख्या 18% से कम जाए तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके द्वारा किया गया है? साई 2025 के द्वारा ऐसा आकलन किया गया है। आगे आपको इसका फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी मैंने लिया है जिससे कि आप चीजों को साथ में ही रिलेट कर पाए और साथ में याद कर पाए। देखिए फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया ना, रिसेंटली साई 2025 विच वाज इन द न्यूज स्टैंड फॉर, तो क्या करता है? हाथियों का आकलन करता है, तो एलिफेंट से रिलेटेड ही होगा। तो कौन सा है? सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन, इसका फुल फॉर्म है साई, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर है, रिसेंटली साई 2025 विच वाज इन द न्यूज वाज कैरिड आउट जॉइंटली बाय, तो ये पूछ रहा है कि साई 2025 यानी कि जो एस्टिमेशन है एलिफेंट का साई 2025 वो किसके द्वारा करवाया गया था? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? पहला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, उसके साथ में प्रोजेक्ट एलिफेंट और तीसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये तीनों मिल करके साई 2025 करवाए थे, यानी कि हाथियों का सिंक्रोनस एस्टिमेशन करवाए थे। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चन तो पीडी में नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये पीडी का ही है। ये देख लो, मैंने इसके लिए कटिंग ले लिया है कि आपको डाउट नहीं हो, ये पीडी का ही कटिंग है। तो आपको दिख रहा होगा कि उसी के जो सब टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है। 24 पे आते हैं, थोड़े से हम लोग टाइम को देख लें क्या? चलिए देख लेते हैं, क्योंकि टाइम को भी क्या करना है, हम लोगों को मैनेज करना है साथ में। 24 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू साई 2025 विच रीजन रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इन इंडिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रीजन में साई 2025 के हिसाब से, यानी कि जो हाथियों का आकलन है करवाया गया है, उसके हिसाब से कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या पाई गई है? कौन सा रीजन है? वो वेस्टर्न घाट है। वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन से रीजन में आपको हाथियों की संख्या साई 2025 के हिसाब से सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो कौन सा रीजन है? वेस्टर्न घाट, सह्याद्री वाला जो रीजन है आपका महाराष्ट्र साइड में देखने को मिलेगा। 25 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025, इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात की जा रही है, कुल वन क्षेत्र की बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ से क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको GFRA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? ऐसे बोला जाएगा कि GFRA 2025 वाज इन द न्यूज रिसेंटली, न्यूज में था, और उसका फुल फॉर्म क्या होगा और व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। तो क्या होगा उसका? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, यानी कि फॉरेस्ट को क्या करता है? असेस करता है, फॉरेस्ट और उसके रिसोर्सेस को। तो पूछ रहा है उसके हिसाब से इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया में क्या रैंक है पूरी दुनिया में। तो इंडिया का रैंक कौन सा है? 9वां है, यानी कि इंडिया पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर है टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा, आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको करवाया जाता है, यानी कि GFRA 2025 रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वो कौन होगा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, GFRA 2025 के ऊपर। ये जो है आपको डायरेक्टली पीडी में पॉइंट नहीं दिया गया था, उसके साइड में दिया गया था, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जो पूरी दुनिया में फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसमें उससे संबंधित यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया? यूरोप हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग फॉर अबाउट 25% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया। बिल्कुल सही है कि इंडिया में पूरी दुनिया में कितने कंटिनेंट है? तो 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट में से एक जो कंटिनेंट है वहां पे तो फॉरेस्ट ही नहीं है, लेकिन बाकी के जो 6 बच गए
उसमें यूरोप में सबसे ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है पूरी दुनिया, पूरे कंटिनेंट का। वो कौन सा कितना परसेंटेज है, 25% है। यानी कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से कंटिनेंट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सिंपल वन लाइनर पूछा जा सकता है। वो कौन सा कंटिनेंट होगा, यूरोप होगा। दूसरे, साउथ अमेरिका हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरिंग अबाउट 49% ऑफ इट टोटल एरिया। यहाँ पे जो है फॉरेस्ट टू लैंड का रेशियो सबसे ज्यादा है। प्रोपोर्शन समझते हैं ना, रेशियो, यानी कि इसका जो वन क्षेत्र है वो टोटल लैंड के हिसाब में पूरे कंटिनेंट में जितने 7 कंटिनेंट है उसमें इसका क्या है, हाईएस्ट है 49%। तीसरा क्वेश्चन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ओनली 5 कंट्रीज। ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपको पांचों कंट्रीज के नाम याद करवाता हूँ, थोड़े सा आप ध्यान में रखना। सबसे पहले ब्राजील, रसिया, चाइना, ये 3 कंट्रीज हो गए, बीआरसी, ब्राजील, रसिया, चाइना। उसके साथ में अमेरिका, उसके ऊपर में कनाडा। तो 5 कंट्रीज हो गए, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, रसिया एंड चाइना। ये पांचों कंट्री में पूरी दुनिया का फॉरेस्ट एरिया का 50% फॉरेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा लगता है कि वीवीआई पॉइंट है। कल को आपसे पूछ देगा कि कौन से कंटिनेंट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो वो यूरोप हो जाएगा। कल को आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंटिनेंट का जो फॉरेस्ट टू लैंड का रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, तो वो क्या होगा, साउथ अमेरिका। कितना, 49%। ये 5 कंट्रीज के नाम मैंने आपको याद करवा दी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 27 पे आएंगे। विच मिनिस्ट्री रोल आउट द पीपल प्लान कैंपेन पीपीसी, सबकी योजना सबका विकास। बोल रहा कि सबकी योजना सबका विकास पीपल प्लान कैंपेन कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रोल आउट किया गया है, तो कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, पीपल प्लान लिखा गया है। यानी कि प्लानिंग किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्लानिंग किया जाएगा। सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना का मतलब क्या हुआ कि जो योजना बनेगा वो सारे लोगों का योजना हो, सारे लोगों का उसमें डिसीजन मेकिंग हो। इसलिए कंपेरिजन को लाया गया है पंचायती राज के द्वारा कि पंचायत स्तर पे कुछ भी डिसीजन बने या फिर कोई समस्या हो तो वो सारे लोग उसको डिस्कस कर सके। कैसे काम करेगा, मैं आपको 2 मिनट में इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये स्कीम को अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको वो दिमाग में ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। सबसे पहले देखो कि गवर्नमेंट ने इस कंपेरिजन को लॉन्च किया, उसके बाद स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग होगा। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे पीपल का प्लानिंग है, पीपल प्लान है, लोगों का प्लान है। तो ग्राम सभा में बैठ करके लोग प्लानिंग करेंगे और जो भी उनकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे सड़क की प्रॉब्लम है तो वो सड़क का प्रॉब्लम को नोट किया जाएगा, नाली का है तो नाली को नोट किया जाएगा, बिजली का, पानी का, सभी चीज कुछ को वहां पे ग्राम सभा में मीटिंग करके नोट किया जाएगा। उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स है या फिर वो जो नोट है उसको प्रॉब्लम्स को नोट करके उसको आगे ब्लॉक लेवल पे डिस्कशन किया जाएगा। जो भी ब्लॉक के अधिकारी होंगे और जो भी ब्लॉक लेवल पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उनको उन सभी मिलकर के बैठेंगे और ब्लॉक लेवल पे उसका डिस्कशन होगा कि हाँ, इसमें ये चीज किया जा सकता है, ये चीज सही है कि नहीं है, ऐसा करना सही है कि नहीं करना सही है। उसके बाद वो सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्कशन किया जाएगा और वो जो डिस्कशन है, वो जो प्लान है, उसको आगे स्कीम के साथ में लिंक किया जाएगा। मतलब कि समझो कि यहाँ से लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ग्राम सभा से होते होते डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गया। तो मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, एक रोड का दिक्कत है, एक गांव में रोड नहीं है, ठीक है, और लोगों ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को अपने ग्राम सभा की मीटिंग में बैठ करके यहाँ पे डिस्कस किया और ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया। तो यहाँ पे जो अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, वो सोचेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है रोड का, उसको अभी कोई स्कीम अगर वहां पे चल रहा है आसपास में तो उसके साथ में लिंक किया जाए। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वहां पे चल रहा है आसपास में, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का स्कीम है सरकार का, तो उस रोड को जो प्रॉब्लम है उसको इस योजना के साथ में लिंक कर दिया जाएगा और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके द्वारा इस रोड को बनवाया जाएगा और यहीं से उसको फंडिंग मिल जाएगा। तो ऐसे काम किया जाएगा। उसी तरीके से अगर बिजली का कोई दिक्कत है तो अगर बिजली का कोई स्कीम है तो उसके साथ में उसको लिंक किया जाएगा और उस स्कीम के द्वारा उस जो प्रॉब्लम है उसको सही करवाया जाएगा। उसके बाद जो लोग हैं उस काम को ऑडिट करेंगे और फीडबैक दे करके आगे बढ़ाएंगे। लोगों की दिक्कत थी यहाँ पे, लोगों का कठिनाई था ग्राम सभा में, उसके बाद एक काम हो गया इस योजना के द्वारा, तो उस काम को वेरीफाई भी कौन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पीपल प्लान है और सबका विकास है, तो जो लोग हैं वहां के वही उस चीज को
मॉनिटर करेंगे और ऑडिट करके बताएं कि हाँ सही से काम हुआ है और हम लोग क्या है इस चीज से सेटिस्फाइड हैं। समझ गए आप कैसे काम करेगा स्कीम? आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 पे आएंगे जो कि है इंडिया हैज रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिसिन? बोल रहा है कि इंडिया ने अभी अपना पहला एंटीबायोटिक बनाया है, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका नाम है नफित्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक आप जानते होंगे ना, अजिथ्रोमाइसिन जो खाते हैं आप लोग, वही बुखार में, खांसी में, सर्दी में एंटीबायोटिक की जरूरत होती है ना। अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है या फिर आपका खांसी सर्दी नहीं ठीक हो रहा है तो हमें क्या चाहिए होता है? एंटीबायोटिक चाहिए होता है। वही एंटीबायोटिक इंडिया ने डेवलप किया है, उसका नाम रखा है नफित्रोमाइसिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 29 पे आते हैं, थोड़े से साउंड देख ले, क्या साउंड सही चल रहा है? हाँ चलिए साउंड सही चल रहा है। 29 पे आएंगे, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक नफित्रोमाइसिन हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनीज? कंपनी के ऊपर है कि कौन से कंपनी ने नफित्रोमाइसिन को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के साथ में मिलकर के। तो वो कौन सा कंपनी है? वो कंपनी का नाम है वोकाट। वोकाट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, which two organization jointly launched the initiative We Rise Women Entrepreneurs Reimagining Inclusive and Sustainable Enterprises? यहाँ पे एमएसएमई के फील्ड में देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। एमएसएमई के फील्ड में वुमेन से रिलेटेड एक स्कीम को लाया गया है, वो क्या है? वी राइज। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, उसके साथ में एमएसएमई के लिए है। मतलब कि वैसा एमएसएमई जो कि विमेन हेड कर रहे हैं, वैसे एमएसएमई को पहचान करना है, वैसे विमेन को पहचान करना है और उनको आगे बढ़ाना है इंटरनेशनल लेवल पे। उसी इनिशिएटिव का क्या नाम है? वी राइज। तो किसके द्वारा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा? नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड के द्वारा। नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड के द्वारा वी राइज को लॉन्च किया गया है। और वी राइज का संबंध किससे है? तो वी राइज का संबंध है विमेन एंटरप्रेन्योर से, जो कि एमएसएमई के फील्ड में है, वैसे सेक्टर में है। आगे बढ़ते हैं, 31 पे आएंगे। इन कहां चला गया? व्हाट इज मौसम ग्राम? मौसम ग्राम क्या है? पीडी का क्वेश्चन है मौसम ग्राम के ऊपर। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो ग्राम है और यहाँ पे मौसम है, यानी कि मौसम या फिर क्लाइमेट वेदर को आप बोल सकते हैं कि ग्राम लेवल पे फोरकास्टिंग करना है। बी आंसर होगा इसका, ए सिटीजन फोकस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग हाइपर लोकल लोकेशन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट अप टू विलेज लेवल। अभी देखो कि जो फोरकास्टिंग होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या फिर स्टेट लेवल पे होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बिहार के इन 5 जिलों में बाढ़ आने की संभावना है, या फिर बिहार के इन 5 जिलों में भयानक लू पड़ने की संभावना है। तो वो क्या होगा? जिलों के ऊपर है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोरकास्टिंग है। लेकिन यहाँ पे मौसम ग्राम के द्वारा गांव लेवल पे यानी कि और लोकल फोरकास्टिंग किया जाएगा, स्पेसिफिक किया जाएगा, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और जो वहां पे किसान भाई होंगे उनको अच्छी खासी मदद मिलेगी। 32 नंबर पे आएंगे, विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च द लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लिप्स 2025 ऑन 13 अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में लिप्स 2025 किसने लॉन्च किया है? कौन से मिनिस्ट्री ने? तो कौन सा मिनिस्ट्री है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब सबसे पहले लिप्स को समझ लेते हैं कि लिप्स है क्या। तो यहाँ पे देखो आपको लॉजिस्टिक दिख रहा होगा और एक्सेलेंस दिख रहा होगा, यानी कि कोई भी ऐसे पर्सन या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लॉजिस्टिक के फील्ड में एक्सेलेंस या फिर अच्छे एडवांसमेंट है या फिर अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हम क्या करना है? शील्ड करना है। मतलब शील्ड का मतलब क्या हुआ कि उनको बचाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको अवार्ड देना है, उनको रिवार्ड देना है, उनकी सहायता करना है। इसलिए यहाँ पे लिप्स 2025 हो गया। लॉजिस्टिक के फील्ड में जो भी लोग एक्सेल कर रहे हैं, जो लोग अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको शील्ड करना है, उनको अच्छे अवार्ड देना है, रिवार्ड देना है, रिकॉग्नाइजेशन देना है, ताकि उनके काम को सराहा जा सके। वो लिप्स हो गया। किसके द्वारा हो गया? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब जहां पे भी लॉजिस्टिक की बात होगी दोस्तों, आपको 2 स्कीम बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो स्कीम लॉन्च किए गए हैं 21 और 22 में, बट क्वेश्चन उससे 2025 और 2026 में भी पूछे जा रहे हैं। कौन से वो 2 स्कीम है? एक है पीएम गति शक्ति और दूसरा कौन सा है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी।
अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों को देख लेते हैं, और रिसेंट एग्जाम में पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक के फील्ड में क्या है, आप इसको बोल सकते हैं कि अगर लॉजिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दोनों स्कीम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पहला देखिए 33 नंबर एलिप्स के ऊपर ही क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लिप्स 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। गलत है, मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा, इट एम्स टू बेंचमार्क लॉजिस्टिक एक्सेलेंस विद द विजन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति। मैंने बोला ना आपको कि जहां पे भी आपको लॉजिस्टिक की बात आएगी वहां पे आपको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति आना ही आना है, मस्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये लॉजिस्टिक के फील्ड में सबसे बड़े प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी हैं। बिल्कुल सही है कि जो लिप्स 2025 है वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति के बेंचमार्क पे ही काम करेगा, मतलब कि उन्हीं को फॉलो थ्रू करेगा, उन्हीं के साथ मिलकर के काम करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो दूसरा सही है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसको लॉन्च किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। चलिए हम लोग पीएम गति शक्ति है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्च हुआ है 2021 में, बट पीएम गति शक्ति के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं 2025 में। 2025 में देखिए पूछे गए हैं, देखिए 2024 का क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, करंट अफेयर के सेक्शन में यहाँ पे गति शक्ति के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से ये देखो 2023 में पीएम गति शक्ति के ऊपर पूछा गया है। स्कीम कब का है पीएम गति शक्ति, 21 का ही है, बट क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल में नेशनल लॉजिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, जबकि स्कीम लॉन्च किया गया है 2022 में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिस्टिक की जब भी बात आएगी तो मैं 2 स्कीम आपको पढ़ाऊंगा, और जितनी बार लॉजिस्टिक की बात आएगी उतनी बार मैं आपको ये स्कीम पढ़ाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं रिपीटिशन से नहीं घबराता, मैं तब तक रिपीट करूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाए। तो सबसे पहले पीएम गति शक्ति को देखते हैं। पीएम गति शक्ति क्या है, एक प्रोजेक्ट है इंफ्रा डेवलपमेंट का। कैसे काम करेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक पोर्टल बना देना है। अभी आप गूगल में जाना और सर्च करना पीएम गति शक्ति पोर्टल, तो आपको इस तरीके का वेबसाइट मिलेगा, इस पोर्टल पे आपको लेकर के जाएगा। वहां पे क्या है कि 16 मिनिस्ट्री का और स्टेट का डेटा को इंटीग्रेट किया गया है। मतलब कि समझो कैसे किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। समझो कि मुझे बिहार में कोई एयरपोर्ट बनाना है, मोतिहारी में बनाना है, तो मैं बिहार को जूम कर लूंगा, उसके बाद मोतिहारी को जूम कर लूंगा, और मोतिहारी को जूम करने के बाद मुझे वहां पे 16 मिनिस्ट्री के डेटा मिल जाएंगे कि वहां पे उस जगह पे, जिस जगह पे मैं एयरपोर्ट लगाने वाला हूँ, मैं एयरपोर्ट मिनिस्टर हूँ समझ लो, तो मैं वहां पे एयरपोर्ट लगाने वाला हूँ, तो वो सारी डेटा मुझे 16 मिनिस्ट्री की और स्टेट की सभी कुछ वहां पे दिख जाएगा। उस मोतिहारी जिस एरिया में मैं एयरपोर्ट लगवाने वाला हूँ, उस एरिया में कोई और कुछ काम तो नहीं हो रहा है, कोई 4 लेन तो नहीं जा रहा है, कोई ब्रिज के ऊपर तो काम नहीं हो रहा है, कोई वहां पे पहले से कुछ और तो नहीं बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, तो वो सारी चीजें मुझे दिख जाएगी। समझ रहे हैं, तो कितना बड़ा हेल्प मेरे लिए हो जाएगा। ऐसे मुझे क्या करना था कि भाई उस डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेजो, उस मिनिस्ट्री को चिट्ठी भेजो, वो सारे लोग हमको पहले नो ड्यूज कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्मेशन देंगे कि हाँ उस जगह पे आपका क्या है, प्लॉट या फिर जगह खाली है और हम लोग का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन किया गया एक जगह पे, और वो आपको इस पोर्टल में दिख जाएगा। उसके बाद मुझे इंफ्रा डेवलप करना है, एयरपोर्ट लगाना है, तो आसान हो जाएगा, सारा कुछ का मुझे क्लियरेंस मिल जाएगा और कोई लफड़ा नहीं होगा। तो उसके लिए बजट कितना रखा गया है, 100 लाख करोड़ रखा गया है, यानी कि 100 लाख करोड़ के फंड से आपको 5 सालों के लिए, मतलब ये जो बजट था वो 2021 से 26 के लिए है, 2026 में फिर नया बजट इसको दिया जाएगा, तो 100 लाख करोड़ से आपको इंफ्रा डेवलप करना है। समझ रहे हैं आप कैसे काम करेगा पीएम गति शक्ति। अब कौन से इसके इंजन होंगे, इंजन का मतलब क्या हुआ, इंजन क्या करता है, किसी चीज को खींचता है, आगे बढ़ाता है, तो यहाँ पे जो इंजन होंगे वो इस स्कीम को ड्राइव करेंगे, मतलब कि उस इंजन में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो स्कीम और इंफ्रा हमारा डेवलप होगा। तो कौन से इंजन है, एक रेलवे हो गए, रोड हो गए, पोर्ट्स हो गए, वाटरवेज हो गए, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, 7 इंजन हो गए। इंजन का मतलब खींचना, यानी कि इन सभी में मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, रेलवे में, रोडवे में, पोर्ट में, और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा
तो वो इंजन की गाड़ी आगे बढ़ेगी, मेरा स्कीम आगे बढ़ेगा और मेरा देश आगे बढ़ेगा, मेरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। तो इंजन समझ में आया, 7 इंजन हो गए। उसके बाद 6 पिलर्स हैं। इस स्कीम के 6 पिलर्स हैं। ये 6 पिलर्स के नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 पिलर्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कीम है इन 6 चीजों के ऊपर बेस्ड है। मतलब इस स्कीम में मैं कुछ भी काम करूंगा तो मुझे इन 6 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि पिलर के ऊपर ही मकान बनता है, मतलब इस पिलर के ऊपर ही ये स्कीम बेस्ड है। यानी कि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं 6 चीजों को ध्यान में रखते हुए करूंगा। पहला क्या है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। केवल नाम आपको ध्यान में रखना है, इसके डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आप मेंस वगैरह नहीं लिख रहे हैं। तो पहला पिलर कौन सा है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। दूसरा प्रायोरिटाइजेशन है। तीसरा ऑप्टिमाइजेशन है। चौथा सिंक्रोनाइजेशन है। पांचवा एनालिटिकल है और छठा डायनेमिक है। ये 6 पिलर हो गए। ये 6 पिलर का मतलब फोकस हो गया, बेस हो गया कि इसी के ऊपर स्कीम बेस्ड है। तो पीएम गति शक्ति आपको क्लियर हो गया ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन एआईबीपीएसपीओ मेंस 2024 का है। पीएम गति शक्ति के ऊपर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पीएम गति शक्ति एम्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, इंफ्रा को इम्प्रूव करना है। 100 लाख करोड़ का फंड है, उसको हम इन्वेस्ट करना है 7 इंजन में। इंटीग्रेटिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी सही है कि मैंने बोला कि 16 मिनिस्ट्री के डेटा को इंटीग्रेट किया है जिससे कि मुझे सारी की सारी चीजें एक जगह पे दिख जाए, एक पोर्टल पे दिख जाए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। दूसरे पे आते हैं, द पीएम गति शक्ति प्लान फोकसेस ओनली ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जोन्स। ये गलत है दोस्तों। केवल ट्रांसपोर्टेशन पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर रहा हूँ, मतलब कि किसी जगह पे मैं रोड को डेवलप कर रहा हूँ, तो अगर उसके बगल में इंडस्ट्री लगा हुआ है, उससे क्या हो जाएगा कि मुझे इंडस्ट्री के साथ में उस रोड को इंटीग्रेट कर देना है। जिससे कि क्या हो जाएगा, रोड तो बन ही गया, इंफ्रा तो बन ही गया, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया। लेकिन अगर हम लोग उस इंडस्ट्री को या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है उसको उस रोड के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगा, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा आसानी होने से उसके लिए भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना आसान हो जाएगी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, केवल ट्रांसपोर्टेशन इसका फीचर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट केवल गलत है। तीसरा, द पीएम गति शक्ति इंक्लूड 6 पिलर। बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया कि 6 पिलर है इसमें और 7 इंजन है। वन ऑफ द विच इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे देखिए एक पिलर कौन सा है? कॉम्प्री यार कॉम्प्रिहेंसिवनेस है ना एक पिलर। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तीसरा सही हो गया और पहला सही हो गया और दूसरा गलत है। तो 1 एंड 3 ये आईबीपीएस का क्वेश्चन है बट यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीडी को फॉलो करो। अब वो जमाना नहीं रहा कि अच्छे लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको वन लाइनर से मिलेंगे। हाँ, वन लाइनर सही है रिवीजन के लिए या फिर अगर आपके पास कम समय है तो वन लाइनर पे फोकस कीजिए। बट अगर आपके पास समय है, एग्जाम में आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल तैयारी ऐसा होना चाहिए कि हाँ मतलब आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि किसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो मैं इसको कर लूंगा। 35 पे आते हैं जो कि ये भी पीएम गति शक्ति के ऊपर ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम गति शक्ति। थोड़े से टाइम को देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सफिशिएंट है, वीडियो भी सही है। तो क्या बोल रहा है, इट वॉज लॉन्च इन द ईयर अक्टूबर 2022 से गलत है दोस्तों। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति को, टू मार्क द नेशनल लॉजिस्टिक डे। नेशनल लॉजिस्टिक डे तो जून में होता है शायद ना, मुझे याद नहीं है, आप लोग कंफर्म करना है, जून में होता है। तो ये तो गलत हो गया। बट ये भी गलत है क्योंकि ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2022 में। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा, इट इज पावर्ड बाय जीआईएस एंड इसरो सैटेलाइट टूल्स फॉर द रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। बिल्कुल सही है। देखिए किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा तो उसको मॉनिटर भी करना है कि काम का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, कितने लेवल पे काम हुआ है, तभी तो मुझे सारी डेटा एक जगह पे मिल जाएगी। अगर मुझे यहाँ कहीं किसी जगह पे एयरपोर्ट लगवाने हैं और वहां पे ऑलरेडी नेशनल हाईवे बन रहा है तो मुझे
वो प्रोजेक्ट में या फिर एक पोर्टल में सारी की कुछ दिख जानी चाहिए, तभी तो चीज़ें आसान हो जाएगी ना। तो मुझे उस पोर्टल में जो पीएम गति शक्ति का पोर्टल है, उसमें सैटेलाइट इमेज दिख जाए, यहाँ सैटेलाइट के द्वारा वो दिखा रहा है कि रिसेंटली कितना काम वहाँ पे कंप्लीट किया गया है, उसे मॉनिटर करने में सुविधा होगा। तो बिल्कुल सही है कि इसरो और जीआईएस के सैटेलाइट का मदद लिया जाएगा उसको मॉनिटर करने के लिए। तीसरा, इट इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम ओवर 20 मिनिस्ट्रीज, ये गलत है। कितने मिनिस्ट्री के डेटा को इंटीग्रेट किया गया है? तो 16 मिनिस्ट्री के डेटा को इंटीग्रेट किया गया है। ये ध्यान में रखना है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। पीएम गति शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है रिसेंट टाइम में, तो इसके ऊपर आपको फोकस बिल्कुल करना है, छोटे-छोटे डेटा के ऊपर भी फोकस करना है। पीएम गति शक्ति में कितने हैं? 7 इंजन है, जिसको खींचेंगे उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है। 6 पिलर है जिसको फोकस रह करके हमें काम करना है और 16 मिनिस्ट्री का डेटा को इंटीग्रेट किया गया है। तो तीसरा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, सही क्या है? ओनली 2। 36 पे आते हैं। 2023 यूपी पीएससी का क्वेश्चन है, थोड़े से देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीएम गति शक्ति स्कीम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गति शक्ति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। द पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वाज लॉन्च इन 2022, पहला गलत हो गया। ये 2021 के अक्टूबर में इसको लॉन्च किया गया। 2022 में क्या लॉन्च किया गया है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। द पीएम गति शक्ति स्कीम्स पर्टेन टू 7 इंजन, मैंने अभी आपको बताया इसमें 7 इंजन है और 6 पिलर है। 7 इंजन कौन से? नेम, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनआईपी विल बी अलाइंड विद द पीएम गति शक्ति। एक स्कीम था क्या? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वो भी इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, इसको मैं आगे सिखाऊंगा। बट बोला जा रहा है कि इसको भी इंफ्रा का ही स्कीम है, तो इसको भी अलाइन किया जाएगा पीएम गति शक्ति के ऊपर ही। तो आप इसको यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ भाई ये भी इंफ्रा का स्कीम है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसको अलाइन किया जाएगा पीएम गति शक्ति के साथ में, तो ये भी सही होगा। तो 2 सही है, 1 गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 2। अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़े से। 2 मिनट का समय लूंगा आपका, बट कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सबसे पहले 2022 में लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि मुझे क्या करना है, एक ऐसा पॉलिसी चाहिए जिससे कि मेरा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट बढ़ जाता है एंड स्टोरिंग का, वो कम हो जाए। ग्लोबल लेवल पे हमें चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ज़्यादा महँगी हो जाएँगी, जैसे चाइना वगैरह क्या है, वो लोग का जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, वो इंडिया से आधे का भी आधा है। तो उनकी जो चीज़ें क्या होती है, सस्ती होती है। अब अभी देखना इंडिया में भी जो उनकी चीज़ें आती है, सस्ती आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरिंग का उस दौरान, वो चीज़ें पे वो कम खर्चे करते हैं। उनके पास ऐसा सिस्टम है, उससे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू कम रहती है, प्राइस कम रहता है और वो चीज़ें ज़्यादा बिकती है। तो हमें क्या करना है कि उन लोगों से कम्पीट करना है। तो हमें भी अपने जो लॉजिस्टिक है, हमारा कॉस्ट है, उसको कम करना है। उसी के लिए 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। लॉजिस्टिक कॉस्ट का क्या टारगेट है कि जो 14% 13% है, उससे कम करके 8 से 9% पे लाना है। ये ध्यान में रहेगा। कब तक का टारगेट लिया गया है? 2030 तक का टारगेट लिया गया है। साथ में ही दूसरा क्या है कि हमें 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और विभिन्न देशों का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को वो रैंक करता है, तो क्या रखा गया है कि हमें 2025 तक 25 में आ जाना है, टॉप 25 में आ जाना है इसके रैंकिंग में। तो ये 2 आपके टारगेट हो गए। कैसे काम करेगा? ये पॉलिसी है। पीएम गति शक्ति क्या है? एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में और पॉलिसी में अंतर समझिए। वो एक प्रोजेक्ट है और एक पॉलिसी है। यानी कि पॉलिसी क्या करेगा कि चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है, कि लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई भी काम होगा तो आपको इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि पीएम गति शक्ति में भी कोई लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा, आपको इस पॉलिसी के ऊपर फोकस करना है। तो पॉलिसी एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जबकि प्रोजेक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस किया जाता है प्रोजेक्ट में। कैसे काम करेगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी? सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पे, ये जो इंफ्रा है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि चीज़ों को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, नदी का, सड़क का, एयर बेस का, ये सभी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ में ही स्किल ट्रेनिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। मतलब जो भी एम्प्लॉयी हैं, उनके स्किल को बढ़ाना है उस क्षेत्र में। हमें ग्रीन लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस करना है, यानी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है।
सिंप्लीफाइड रूल्स, रूल को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इंडिया में तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस का होता है। यानी कि आप किसी काम के लिए जाओ तो आपको बार-बार ऑफिस में भटकना पड़ता है। उन सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, यूनिफाइड करना है, मतलब सारी जगह पे सारी चीज़ों को एक जगह पे लाना है। अगर सारी चीज़ें बिखरी-बिखरी होंगी तो आपका टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा कोई भी काम के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो सभी को क्या करना है, यूनिफाइड करना है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, डिफरेंट जो मिनिस्ट्री होते हैं लॉजिस्टिक्स से संबंधित, जैसे रोड का हो गया, रेल का हो गया, एयरवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, इन सभी मिनिस्ट्री में कोऑपरेशन को बढ़ाना है। वेयर हाउसिंग डेवलप करना है, लॉजिस्टिक में क्या आता है, स्टोरेज भी आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो वेयर हाउस क्या काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है, और नए-नए तरीके, नए मॉडर्न वे में आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत है। तो यही सब लॉजिस्टिक पॉलिसी में आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, 2022 में लॉन्च किया गया है, सितंबर 2022 में, और टारगेट क्या रखा गया है कि हमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 8 से 9% पे लाना है। अभी फिलहाल कितना है, 13 से 14% है। दूसरा टारगेट क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमें 2030 तक कितने में आना है, 25 में आना है। अभी हमारा रैंकिंग क्या है, 38 है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन है जो कर लेते हैं। देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर डैश, मतलब किस वर्ष लॉन्च किया गया था, विथ एम्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक फ्रॉम एग्जिस्टिंग 13 to 14% एंड लीड इट टू पार विद द अदर डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को 2022 में लॉन्च किया गया था, और जिसका टारगेट है कि 13 से 14% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करके 8 से 9% में लाना है। 38 नंबर क्वेश्चन, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। व्हाट इज द प्रपोज्ड फाइनेंशियल आउटले फॉर द स्कीम? 100 लाख करोड़ है। मैंने आपको बताया कि 2021 में लॉन्च किया गया था, और 2021 से 26 के लिए इसका जो आउटले है, बजट है, वो 100 लाख करोड़ फिक्स किया गया था। मतलब कि इतने लाख करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो जिसके 7 इंजन है उसमें इन्वेस्ट करना है, और वो 7 इंजन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंजन क्या करता है, गाड़ी को आगे बढ़ाता है, तो वो इंजन क्या करेगा, हमारे इंफ्रा को आगे बढ़ाएगा और हमारे देश को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाएगा। 39 पे आते हैं जो कि है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव? मेन गोल क्या है, मेन गोल पीएम गति शक्ति का 100 लाख करोड़ के से इंफ्रा को डेवलप करना है, बट ऑप्शन में कहीं पे भी इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो हमें कौन से ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा? देखिए, स्ट्रेंथन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के लिए नहीं है, ये इंफ्रा के लिए है, ओवरऑल इंफ्रा, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट हो गए, लॉजिस्टिक वाले हो गए। इनहेंस डिजिटल के लिए, केवल डिजिटल के लिए नहीं है, यहाँ पे रोड, रेलवे वगैरह के लिए है, डिजिटल इंफ्रा की बात नहीं करता है। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी चीज उसमें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बच गया क्या, 3 बच गया, यानी कि इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। अब देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन इंफ्रा डेवलपमेंट रहता तो वही ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट ऑप्शन नहीं है, तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का इंफ्रा को डेवलप कर देंगे, यानी कि रोड को, रेलवे को, पावर को, बिजली को, अगर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को, तो वो इंफ्रा डेवलप होने से क्या हो जाएगा कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप कर जाएगा, ऑटोमेटिक कर जाएगा ना। तो इसीलिए ये हमें ऑप्शन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। 40 पे आते हैं, टाइम कैसा चल रहा है, चलिए टाइम सही चल रहा है ना, चलिए 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टारगेट ऑफ द इंडियन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी? एनएलपी का टारगेट क्या है? टारगेट मैंने आपको बताया, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया टू ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030। बिल्कुल सही है कि हमें 2030 तक जो 13 से 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करके 8 से 9% पे लाना है। टू ब्रिंग इंडिया अमंग टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030। बिल्कुल सही है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमें 2030 तक 25 कंट्रीज में आना है। क्रिएट डेटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म और ए लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। ये भी सही है, क्योंकि अगर आप डेटा पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका लॉजिस्टिक कैसे सुधरेगा? आज के ज़माने में आपको एआई और डिजिटल ज़माने में आपको डेटा पे फोकस करना ही पड़ेगा, तो डेटा ड्राइवन ही होना चाहिए डिसीजन। डेटा ड्राइवन डिसीजन होगा तभी वो डिसीजन क्या होगा, एक्यूरेट होगा। डेटा पे फोकस करके डिसीजन पहुंचना है, ये सही बोल रहा है। तो तीनों चीजें क्या है, सही हैं। 41 पे आएंगे,
अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अभी देखो 2025 का क्वेश्चन है और एलपीआई पे क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक पे क्वेश्चन है, और लॉजिस्टिक से रिलेटेड मैं आपको अभी दो स्कीम बता करके आया हूँ। कौन सा? एक पीएम गति शक्ति और दूसरा कौन सा? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो चीजें क्या की गई है रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको साथ में ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ट्रेंड में है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इंडिया हैज परफॉर्म्ड ओवरऑल रैंक बाई 6 प्लेसेस। इंडिया ने अपने रैंक में 6 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है टू रीच 38 पोजीशन आउट ऑफ 139 कंट्रीज। पहले पोजीशन इंडिया का कितना था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 44 था। अब हमारा इंप्रूवमेंट कितना हुआ है 2023 तक में? तो 6 पॉइंट का हुआ है। अब हमारा जो रैंकिंग है वो कितना हो गया है? 38 हो गया। राइटिंग थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे टैब का यूज नहीं कर रहा हूँ लिखने के लिए, माउस से ही लिखता हूँ, तो थोड़े से आप बियर कीजिएगा, मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 38 पे आ गए हमारा, ठीक। उसके बाद द एलपीआई मेजर्स द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 6 की पैरामीटर। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है वो 6 पैरामीटर पे नापा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से उनमें से 6 पैरामीटर में नहीं है। तो कौन से 6 पैरामीटर है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला कस्टम्स है, दूसरा इंफ्रा है, तीसरा इंटरनेशनल शिपमेंट केसीज है, चौथा लॉजिस्टिक कॉम्पिटिशन है, पांचवा क्वालिटी है, छठा ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है, और सातवां टाइमलेसनेस है। टाइमलेसनेस इसको बोलते हैं कि कितना कम टाइम लग रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये हमारे 6 में नहीं है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है, बिल्कुल है, यहाँ पे देखो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। कस्टम इफिशियंसी भी है, यहाँ पे देखो कस्टम है, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये देखो कस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बिल्कुल है, दूसरे नंबर पे इंफ्रा है। क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज है, ये भी है, ये लॉजिस्टिक कॉम्पिटिशन जिसको बोलते हैं, तो लॉजिस्टिक सर्विसेज यहाँ पे। और कौन सा नहीं है? तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 5 नंबर इसका आंसर होगा। अब आप देखो कि आप चीजों को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि इंडिया ने 6 प्लेस का क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है। तो क्यों किया है भाई? क्योंकि हमने लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने नेशनल पीएम गति शक्ति लाया। उसके बाद हम लोगों ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया, 21-22 में लाया। उसके बाद क्या हुआ? चीजें इंप्रूव की है, और उसका असर यहाँ पे आपको रैंकिंग में दिख रहा है कि हम लोगों ने 6 प्लेस का इंप्रूवमेंट किया। 42 में आएंगे। On the occasion of which event did Union Home Minister Shri Amit Shah announce the establishment of a new NSG in Ayodhya on 14 अक्टूबर 2025? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कौन से ओकेजन पे अयोध्या में एनएसजी हब की स्थापना की घोषणा की? तो वो कौन सा अवसर था? वो अवसर था एनएसजी का 41st फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था। इसका मतलब है एनएसजी का स्थापना कौन से साल में हुआ है? 1986 में। ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से साल में एनएसजी का या फिर सीआरपीएफ का, इस तरीके बीएसएफ का स्थापना हुआ था। एनएसजी का 86 में हुआ था, और यहाँ पे 2025 में हम उसके 41वें फाउंडेशन डे मना रहे थे। उसी दौरान अयोध्या में एक नए एनएसजी हब बनाने की घोषणा की गई। 43 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड बाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मेनी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के हिसाब से वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो कितनी रह गई है? मात्र 3 रह गई है। कौन कौन से 3 है? तो तीनों छत्तीसगढ़ में है, एक सुकमा, दूसरा बीजापुर और तीसरा नारायणपुर। 44 में आएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वेरी लार्ज गैस कैरियर वीएलजीसी इंडक्टेड विशाखापट्टनम पोर्ट इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में वेरी लार्ज गैस कैरियर का इंडक्शन किया गया विशाखापट्टनम में। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम क्या रखा गया है? शिवालिक। अब इसके ऊपर आपको मैंने एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखा है, आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लो कि शिवालिक क्या है। वीएलजीसी है, वेरी लार्ज गैस कैरियर है, यानी कि गैस को कैरी करेगा। जो नेचुरल गैस वगैरह होते हैं ना, उनको यहाँ पे रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है ला करके, उन सभी चीजों को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। और वेरी लार्ज है, यानी कि बहुत बड़ा है, वीएलजीसी है। इसके ऊपर स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक।
ये इंडिया का फर्स्ट नहीं है। सबसे पहले देखो, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि पहले से हमारे पास 2 और वेरी लार्ज गैस कैरियर है, जिसका नाम है सह्याद्री एंड आनंदमयी। तो चलिए मैंने इसको यहाँ पे सुधार लिया हूँ। देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शिवालिक वाज बिल्ट इन साउथ कोरिया एंड इज नेम्ड आफ्टर द हिमालयन रेंज। सही बात है, शिवालिक जो है वो हिमालय का रेंज है और इसको साउथ कोरिया में बनाया गया है। ये जो वेरी लार्ज गैस कैरियर है, इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो साउथ कोरिया में। वैसे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिया गया था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि VLGC को कहाँ बनाया गया है। कोई मिसाइल वगैरह तो है नहीं, ब्रह्मोस तो है नहीं, तेजस तो है नहीं, लार्ज गैस कैरियर है। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि इसका नाम शिवालिक है और ये VLGC है। कहाँ पे बना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलिए मैंने क्वेश्चन में ले लिया तो मुझे एक्सप्लेन करनी ही है। द इंडक्शन ऑफ शिवालिक अलायंस विद द गवर्नमेंट विजन टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 मैरीटाइम नेशन बाय 2047। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट ने एक विजन लॉन्च किया है कि अमृतकाल मैरीटाइम इंडिया विजन, जिसका टारगेट 2047 तक रखा है। इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतकाल मैरीटाइम इंडिया विजन का जो टारगेट है वो कौन सा साल है? तो वो 2047 है। अब आगे अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मैरीटाइम इंडिया विजन के ऊपर दिखेगा तो मैं लूंगा, बट यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि अमृतकाल मैरीटाइम इंडिया विजन का टारगेट वर्ष कौन सा रखा गया है? तो 2047 रखा गया। शिवालिक इज द फर्स्ट VLGC टू ज्वाइन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गलत है, पहले से ही हमारे पास सह्याद्री है और आनंदमयी है। तो 1 गलत हो गया और 3 गलत हो गया। सही क्या है? सही क्या है? अच्छा, 1 गलत है, 3 गलत है, तो सही क्या है? 2 ओनली सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन में मुझे कुछ झोल नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना? चलिए इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन सही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, जो कि है विच एजेंसी कंडक्टेड ऑपरेशन फायर ट्रेल। फायर ट्रेल क्या है दोस्तों? कि फायर जो पटाखे वगैरह होते हैं, फायर क्रैकर्स वगैरह जो होते हैं, पटाखे, फुलझड़ियां, बम वगैरह, तो उसी को रोकने के लिए, मतलब उसका जो ब्लैकिंग हो रहा था, कहाँ से हो रहा था? तो चाइना वगैरह से बहुत सारे पटाखे सस्ते दाम में यहाँ पे इंडिया में आ रहे थे। उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल को लॉन्च किया गया। फायर किससे संबंधित है? तो फायर क्रैकर से संबंधित है, पटाखे वगैरह से संबंधित है। यहाँ पे मैंने आपको एक न्यूज ले लिया है, डीडी न्यूज का एक है। देखिए, DRI सीज स्मगल्ड फायर क्रैकर्स वर्थ 5 करोड़ एट मुंद्रा एयरपोर्ट। ये चाइना का माल है, आपको दिख रहा होगा ना, फायर क्रैकर, और 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे सीज किया गया है DRI के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? DRI, इसका की फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। DRI के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन को। क्यों चलाया गया है? क्योंकि दीपावली वगैरह के समय बहुत सारे फायर क्रैकर्स चाइना से इलीगली इंडिया में इंटर हो रहे थे। उन्हीं को रोकने के लिए हमने फायर ट्रेल को लॉन्च किया। और किसके द्वारा किया गया? तो DRI के द्वारा, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि फायर ट्रेल किसके द्वारा लाया गया। 47 पे आते हैं। विच सिटी विल होस्ट इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025, इंडिया लार्जेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा फेस्टिवल होता है? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट होता है, जिसका क्या मकसद है कि जो भी डिसेबल लोग होते हैं उनके प्रोडक्ट को दुनिया को दिखाया जाए और उनको भी इक्वली खुश रहने का मौका दिया जाए, जो कि नॉर्मल लोग के जैसा ही उनको भी खुश होना है, उनको भी सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए। तो किसके द्वारा, कहाँ पे फेस्टिवल को मनाया गया है? तो वो गोवा में मनाया गया है। ध्यान रखना, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है? तो डिसेबल पर्सन के लिए फेस्टिवल है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी अच्छाइयों को दिखाया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है। और कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 48 पे आएंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC 2025? बस थीम के ऊपर ही क्वेश्चन है, बाकी ये सभी फालतू में दिया गया है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बट क्वेश्चन इसमें वन लाइनर इतना ही बनता है कि IMC 2025 का थीम कौन सा था? तो कौन सा था? तो थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। एक सेकंड दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इनोवेशन फॉर ऑल है या फिर इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म है।
दोस्तों मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर दे रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि इनोवेटिव ट्रांसफॉर्म है, मैं इसको मिस कर रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ कि आप इसको सर्च करेंगे और इस थीम को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 का थीम कौन सा था? उसके अलावा एक और यहाँ पे पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग विच द भारत 6G अलायंस एंड 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन दिल्ली डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? ऐसे पूछा जाएगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज में था, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध किससे है? तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस से संबंध है। 2 पॉइंट बनेंगे, एक तो दिल्ली डिक्लेरेशन से संबंधित और दूसरा इसके थीम के पर। थीम आप लोग यहाँ पे देखेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। 49 पे आते हैं, एट विच IIT हैज द नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बीन अप्रूव्ड टू बी सेट अप बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन से जगह पे नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को सेटअप किया जा रहा है? IIT कौन सा IIT में? वो कौन सा IIT है? IIT भुवनेश्वर है, IIT भुवनेश्वर। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को गहरे पानी में जाने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन इससे बनता ही है कि कौन से IIT में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है? वो IIT भुवनेश्वर। 50 पे आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश टू क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स प्रोजेक्ट वेयर एग्रीड अपॉन बाय इंडिया एंड भूटान। पहली बार इंडिया और भूटान के बीच में, ये देखिए इंडिया है और ये भूटान है, इंडिया और भूटान के बीच में पहली बार रेल कनेक्टिविटी की स्थापना की जा रही है। तो कौन से स्थान से की जा रही है, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये फंड वंड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कौन सा स्थान है? एक हम लोग उसको वेस्ट बंगाल से जोड़ रहे हैं, यहाँ से बनारहट से, और दूसरा हम लोग उसको असम से जोड़ रहे हैं, कोकराझार से। तो 2 रेल लाइन है, एक कोकराझार जलेपू, जलेपू भूटान में और कोकराझार असम में, और दूसरा कौन सा? बनारहट समटे से। बनारहट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, और समटे से भूटान में। तो 2 स्टेट से हम लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास भूटान के साथ में केवल रोड कनेक्टिविटी है, बट अब क्या हो जाएगा? रेलवे कनेक्टिविटी भी हो जाएगा। टाइम को देखें तो आज 50 क्वेश्चन तक हम लोग स्टॉप करते हैं दोस्तों। टाइम हमारा 1 आवर 40 मिनट के अप्रोक्स में हो गया है। आप लोग का जैसा भी फीडबैक रहेगा उसी के हिसाब से इसका अगला वर्जन लाएंगे, और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरीके से पूरे के पूरे PD को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। उसके साथ में उससे जुड़े जो भी रिसेंट एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब के सब आपको यहीं पे करवाएंगे। प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्सेप्ट भी होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।